अच्छा बेटा, हम लोग अभी अटेम्प्ट कर रहे हैं मई जून पेपर 41। 2024 वाला पेपर है, इसका सेक्शन ए हम लोग आज अटेम्प्ट करेंगे। तो देखिएगा ज़रा। कहता है, इनकम इनक्वालिटी के ऊपर एक केस है आपका। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय वर्ल्ड बैंक, इनकम इनक्वालिटी हैज डिक्लाइंड इन सम लो इनकम कंट्रीज इन रीसेंट ईयर्स। लो इनकम कंट्रीज में रिसेंट ईयर्स में ये चीज़ हमें हमारे सामने आई है कि इनकम इनक्वालिटी आपकी गिर चुकी है। For example, between 2008 and 2018, the Gini coefficient decreased by more than 5 percentage points in Chile, Colombia and Mexico। कहता है कि 2008 से लेकर 2018 तक के दरमियान आपकी जो जीनी कोफिशिएंट है वो तकरीबन मोर देन 5% से गिरी है। किन किन कंट्रीज में? चिली में, कोलंबिया में और मैक्सिको में। इन सम अदर कंट्रीज सच एज इथियोपिया, इंडिया एंड इंडोनेशिया, इनकम इनक्वालिटी हैज रिमेन रिलेटिवली स्टेबल ओवर ओवर द पास्ट डेकेड वाइल इट हैज इंक्रीज इन चाइना एंड साउथ अफ्रीका। कहता है कि इंडिया, इंडोनेशिया और इथियोपिया के अंदर आपकी इनकम इनक्वालिटी जो है वो तकरीबन स्टेबल रही है, मतलब ना ऐसा गिरी है ना ऐसा बढ़ी है। बट इन दो कंट्रीज में बढ़ गई है, चाइना और साउथ अफ्रीका में। इन लो इनकम कंट्रीज, inequalities of opportunity, in particular the differences in access to education between female and males, appear to pose obstacle to a more equal income distribution। अब देखो जरा बात को समझो, ये क्या कह रहा है। इसने आपको यहाँ पे रीजन बता दिया है कि आपके पास इनकम इनइक्वालिटी हो क्यों रही है। उसने कहा कि जो सबसे मेन रीजन आपके पास इनकम इनइक्वालिटी का है वो लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी है। लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या है? कि मेल्स और फीमेल्स में एजुकेशन बराबर नहीं है। मेल्स और फीमेल में एजुकेशन बराबर नहीं है, जो कि एक चीज नजर आती है हमारी देसी कंट्रीज में। फीमेल एजुकेशन पे आज सच इतनी ज्यादा मेहनत नहीं की जाती, मेल एजुकेशन में फिर थोड़ी बहुत कर लेते हैं। तो फीमेल को ऐसा ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पा रही, जिसकी वजह से इनकम इनक्वालिटी आपके पास बढ़ती जा रही है। फिर कहता है जी, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी बिकम्स एन इशू ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक रेलेवेंस। कहता है जी, ये इक्वालिटी की जो अपॉर्चुनिटी है, इससे हमारे पास मैक्रो इकोनॉमी के ऊपर बड़े नेगेटिव इंपैक्ट्स आ रहे होते हैं। कहता है टेबल 1.1 शोज जीनी कोएफिशिएंट्स, फीमेल मेल लिटरेसी रेशियोज एंड द परसेंटेजेस ऑफ पॉपुलेशन इन एब्सोल्यूट पॉवर्टी फॉर 5 कंट्रीज। कहता है कि यार हमारे पास जीनी कोएफिशिएंट शो हो रहा है मेल और फीमेल के बारे में, और बताया हुआ है जी किस तरीके से जो 5 कंट्रीज उनके एब्सोल्यूट पॉवर्टी का क्या हिसाब किताब चल रहा है। अब ये देखो जरा, डिफरेंट कंट्रीज आ गई, ब्राजील आ गया, मॉरिशियस, इंडिया, इजिप्ट, पाकिस्तान। जीनी कोएफिशिएंट यहाँ पे है, लिटरेसी रेशो यहाँ पे है, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन। बेटा बिलो पॉवर्टी लाइन का मतलब क्या है? ये कौन से लोग होते हैं? ये वो लोग होते हैं जिनके पास रोटी खाने को भी पैसे नहीं हैं। ये बात आप लोगों को मैंने बताई भी है। तो रोटी खाने को भी पैसे नहीं है, मतलब दे डोंट इवन हैव इनफ रिसोर्सेज टू फुलफिल देयर बेसिक नेसेसिटीज। उनको भाई मेडिसिन नहीं मिलती है, उनको खाना पीना नहीं मिलता, उनको रोटी नहीं मिल पाती, तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन जी रहे होते हैं। ठीक है। बिलो पॉवर्टी लाइन जीने का मतलब है कि आप एब्सोल्यूट पॉवर्टी में सरवाइव कर रहे हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी में आप सरवाइव कर रहे हैं। ठीक है, ये होती है जी एब्सोल्यूट पॉवर्टी। अच्छा, अब अगर एक चीज, अच्छा ये क्या लिखा हुआ है? लिटरेसी रेशो, फीमेल लिटरेसी रेशो डिवाइड बाय मेल लिटरेसी रेशो। अब देखो, एक स्मार्ट स्टूडेंट और एक बेसिक स्टूडेंट में फर्क क्या है? बेसिक स्टूडेंट जो है वो बस ये टेबल देखेगा और ये टेबल देख के आगे बढ़ जाएगा। बेटा स्मार्ट स्टूडेंट इसको क्रैक करेगा। क्या चीज है ये जरा समझिएगा। देखो लिटरेसी रेशो ये रहा। लिटरेसी रेशो, लिटरेसी रेशो का फॉर्मूला क्या है? लिटरेसी रेशो का फॉर्मूला है फीमेल लिटरेसी रेट डिवाइडेड बाय मेल लिटरेसी रेट। फीमेल लिटरेसी रेट डिवाइडेड बाय मेल लिटरेसी रेट। इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, फीमेल लिटरेसी रेट डिवाइडेड बाय मेल लिटरेसी रेट। जरा समझना मेरी बात को गौर से। देखो बेटा, अगर मैं तुम लोगों के सामने सिंपल सी मैथ्स करता हूँ, मैं करता हूं जी 10/100, तो आंसर क्या आएगा? 0.1। सही है, आंसर क्या आएगा? 0.1। लेकिन अगर मैं करूं 100/10, तो आंसर क्या आ जाएगा? समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? बेटा मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब आपका डिनोमिनेटर ज्यादा है और न्यूमरेटर कम है, जब आपका डिनोमिनेटर ज्यादा है और न्यूमरेटर कम है, तो आंसर किस में आएगा? पॉइंट्स में। समझते हैं इस बात को? सिंपल सी मैथ्स है।
जब आपका न्यूमरेटर ज्यादा है और आपका डिनोमिनेटर कम है, जब आपका न्यूमरेटर ज्यादा है और आपका डिनोमिनेटर कम है, तो आंसर किससे आएगा? डेसिमल से ऊपर। सही है। तो अगर यहां पर लिटरेसी रेशो कहीं पर भी, अगर तो आंसर 1 से ज्यादा है, तो मुझे इस चीज का समझ आ जाना चाहिए कि फीमेल लिटरेसी रेट ज्यादा है और मेल लिटरेसी रेट कंपैरेटिवली कम है, यानी कि फीमेल को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। लेकिन कोई ऐसी कंट्री जहां पर आंसर डेसिमल्स में आ रहा है, पॉइंट्स में आ रहा है, यानी कि ऐसे आ रहा है, इसका मतलब क्या है? कि मेल लिटरेसी रेट ज्यादा है और फीमेल को एज सच इंपॉर्टेंस नहीं ही दी जाती। ये एक स्मार्ट स्टूडेंट की अप्रोच है जो इस चीज को क्रैक करेगा। समझ में आई है ये वाली बात जो मैंने आप लोगों को बताई है अभी? बताएं। ठीक है। तो बेटा एक चीज को समझो, ब्राजील में, ब्राजील में क्या हो रहा है? ब्राजील में इक्वल अपॉर्चुनिटीज है, तो मैं इसको इस कलर से हाईलाइट कर रहा हूं। लेकिन बाकी सब में अपॉर्चुनिटीज डिफरेंट हैं। बाकी सब में मेल ज्यादा है, मेल ज्यादा है, और फीमेल अपॉर्चुनिटी फॉर लर्निंग कम है। सही है। और यहां पर देखने में क्या लग रहा है कि फीमेल ज्यादा है और मेल कम है, लेकिन 1.010 को हम लोग अगर इग्नोर भी करें, तो 1:1 का रेशो, यानी कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज आपको इधर मिल रही है। ठीक है। लार्जर डिनोमिनेटर इक्वल टू लार्जर मेल लिटरेसी रेशो, बिल्कुल ऐसा ही है इन दैट कंट्री देन फीमेल। सही है। तो बेटा जरा सा अपने दिमाग को खुला रखना एग्जाम में, अब एग्जामिनर पागल हो गया है, 24 के अंदर बड़े टेक्निकल क्वेश्चंस दे रहा है वो। सही है, तो जरा समझिएगा इस चीज को। आगे बढ़ते हैं। कहता है यार, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इनकम इनइक्वालिटी इज अ कॉम्प्लेक्स इशू दैट कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय अ वाइड रेंज ऑफ फैक्टर्स, इंक्लूडिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड्स। कहता है कि यार हमें इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि इनकम इनइक्वालिटी एक कॉम्प्लेक्स इशू है जो किस तरीके से इन्फ्लुएंस हो सकता है, दैट कैन बी इन्फ्लुएंस बाय वाइड रेंज ऑफ फैक्टर्स। इनकम इनइक्वालिटी के फैक्टर्स बताए हुए बेटा यहाँ पे, इंक्लूडिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड्स, इनसे आपके पास इनकम इनइक्वालिटी अफेक्ट हो रही होती है। द गवर्नमेंट कैन यूज फिजिकल एंड सप्लाई साइड पॉलिसीज टू इन्फ्लुएंस एंड चेंज इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। अब उसने आपको तरीका भी बता दिया किस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिजिकल पॉलिसी एंड सप्लाई साइड पॉलिसी, दीज कुड लीड टू अ हायर जीडीपी एंड इंक्रीज्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये आपके पास एक पॉजिटिव पॉइंट आ गया कि भाई इससे आपका जीडीपी भी बढ़ेगा और इससे आपके पास इकोनॉमिक ग्रोथ भी आएगी। वेरी गुड, आगे आ जाओ। While the Gini coefficient is the most widely used measure of income inequality, it is important to note that it has limitations. कहता है यार जीनी कोफिशिएंट या गिनी कोफिशिएंट की limitations भी होती हैं. It does not take into account other factors that contribute to inequality, such as wealth inequality, and it may not take into account the full extent of inequality in societies with large informal economies. कहता है कि यार गिनी कोफिशिएंट या जीनी कोफिशिएंट जो है उसकी अपनी limitations क्या हैं? कि यार एक तो वो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जो है इसको कंसिडर नहीं करता। सही है, वेल्थ को कंसिडर नहीं करता। दूसरा मसला यहां पे क्या है कि वो इनफॉर्मल इकोनॉमीज को कंसिडर नहीं करता। सही है, दे मे नॉट टेक इनटू अकाउंट द फुल एक्सटेंट ऑफ इनइक्वालिटी इन सोसाइटीज विद लार्ज इनफॉर्मल इकोनॉमीज। लार्ज इनफॉर्मल इकोनॉमीज का मतलब क्या है? अनरिकॉर्डेड इनकम। लोग काम करते हैं, टैक्स पेयर नहीं होते, नॉन फाइलर होते हैं, छुप के कैश में सारी पेमेंट ले रहे होते हैं, तो गवर्नमेंट के पास कहां से हिसाब आएगा? यार इन दो चीजों के अंदर गिनी कोफिशिएंट मार खाता है। तो बेटा ये आपका डेटा रिस्पॉन्स था जो कुछ इस तरह दिखेगा। इस पूरे डेटा रिस्पॉन्स में जो एक चीज समझने वाली थी वो यही थी, जो मतलब जिस पे आपने दिमाग लगाना आपको पड़ रहा था। वरना सारी बातें कोई ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, बड़ा बेसिक सा आपके पास डेटा रिस्पॉन्स है। ठीक है। अच्छा, अब आओ जरा बात करते हैं क्वेश्चन पे। डिस्क्राइब व्हाट इज मेंट बाय द गिनी कोफिशिएंट एंड इट्स पॉसिबल रेंज ऑफ वैल्यूज। अच्छा, यहाँ पे आपने गिनी कोफिशिएंट को डिफाइन करना है और आपने वैल्यूज बतानी है कि कौन कौन सी वैल्यूज से क्या क्या रिजल्ट आएगा। तो अगर मैं इसकी बेसिक सी डेफिनेशन लिखूं, तो मैं लिख सकता हूं कि भाई जीनी कोफिशिएंट इज यूज्ड टू कैलकुलेट, इज यूज्ड टू कैलकुलेट या टू मेजर टू मेजर इनकम इनइक्वालिटी, टू मेजर इनकम इनइक्वालिटी। ठीक है। इट इज यूज्ड टू मेजर इनकम इनइक्वालिटी या फिर वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन
अमंग रिच एंड पुअर, अमंग रिच एंड पुअर, या फिर सीधे सीधे पॉपुलेशन लिख दो, अमंग पॉपुलेशन। ठीक है, अमंग पॉपुलेशन। ये डेफिनेशन वैसे आपको नोट्स में मिल जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे कितने मार्क्स मिले आपको? एक। कितने मार्क्स मिल गए बेटा आपको इधर? एक मार्क मिल गया। बाकी मार्क्स आपको किस तरह मिलेंगे बेटा? बाकी मार्क्स आपको मिलेंगे रेंज ऑफ वैल्यूज से। कहाँ से मिलेंगे? रेंज ऑफ वैल्यूज से। आपने उसको बताना है कि अगर आप क्लोजर टू जीरो हैं, अगर आप क्लोजर टू जीरो हैं, तो यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन या परफेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम आपके पास चल रही है। ठीक है, तो परफेक्ट इक्विटी आपके पास यहाँ पे आ रही है, परफेक्ट इक्वालिटी, बराबरी, परफेक्ट इक्वालिटी, 100% इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। सही है। अच्छा, अगर आप क्लोजर टू वन है, क्लोजर टू वन है या फिर अवे फ्रॉम जीरो है, तो बेटा वो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है, और आपके पास जो है फिर वो बराबरी एज सच नहीं हो पाती। यहां तक कोई मसला बेटा? सिंपल सा क्वेश्चन था, 3 मार्क आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। डिस्टिंग्विश बिटवीन एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड रिलेटिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी मैंने आपको बता दिया जी, कि आपके पास रोटी खाने के भी पैसे नहीं है। अब यहाँ पे आप डिफाइन कैसे करेंगे एब्सोल्यूट पॉवर्टी को? बेटा आप बताना शुरू करेंगे कि ये एक ऐसी सिचुएशन होती है, मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत लिख देता हूँ, एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर आप बेसिक नेसेसिटीज भी अफोर्ड नहीं कर पाते और आप बिलो पॉवर्टी लाइन जो है वो जी रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग क्या क्या बातें हाईलाइट करनी है आपने? जब आप बिलो पॉवर्टी लाइन जी रहे होते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन एंड नॉट इनफ रिसोर्सेस, इनफ रिसोर्सेस टू सस्टेन लाइफ, या फिर अफोर्ड बेसिक नेसेसिटीज सच एज फूड वाटर। सही है, ये आपके पास होता है बेटा एब्सोल्यूट पॉवर्टी। सही है। नाउ व्हाट इज रिलेटिव पॉवर्टी? रिलेटिव पॉवर्टी का मतलब होता है कि जब आप कंपैरेटिव बेसिस के ऊपर बात कर रहे होते हैं, जब आप कंपैरेटिव बेसिस के ऊपर बात कर रहे हो। कंपैरेटिव बेसिस का मतलब क्या है कि भाई आसपास जो आपके दोस्त यार हैं या जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, भाई जाहिर सी बात है किसी की भी इनकम फिक्स तो नहीं होती ना, कि मतलब हर बंदा ही लाख रुपया कमा रहा है या हर बंदा ही 50,000 रुपया कमा रहा है। कोई 50,000 कमाएगा, कोई 50 लाख कमाएगा, कोई 10 लाख कमाएगा, डिफरेंस होता है ना। तो बेटा 10 लाख रुपया कमाने वाला बंदा 15 लाख रुपए कमाने वाले से रिलेटिवली पुअर है। 50,000 रुपया कमाने वाला बंदा 1 लाख रुपया कमाने वाले से रिलेटिवली पुअर है। तो जब रिलेटिव पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट कब आता है? व्हेन वी कंपेयर डिफरेंट पीपल, या व्हेन वी कंपेयर पीपल इन आवर सराउंडिंग्स, ताकि हमें पता चल जाए कि भाई कौन कितना अमीर है, कौन ज्यादा अमीर है, कौन कम अमीर है। अब जरा मेरी बात को समझना। सर व्हाट इज पॉवर्टी लाइन? पॉवर्टी लाइन एक ऐसी समझ लें एक बेंचमार्क है गवर्नमेंट की तरफ से, एक ऐसी रेंज है जहां पर गवर्नमेंट कहती है कि यार अगर आप इतने पैसे कमाते हैं ना, इतने पैसे, तो आप ठीक है। अगर आप इससे कम पैसे कमाओगे ना, तो तुम यार बड़े गरीब हो, तुम जो हो ना मुझे टैक्स पे करना, तुम पॉवर्टी लाइन के भी नीचे हो। इस लाइन को, इस बेंचमार्क को कहते हैं, क्या कहते हैं इसको भाई? क्या कहते हैं? ओ, कहाँ गया पॉइंट यार? बिलो पॉवर्टी लाइन। हाँ, इस पॉइंट को क्या कहते हैं? पॉवर्टी लाइन। दिमाग काम ही नहीं कर रहा यार। इसको कहते हैं पॉवर्टी लाइन। अब बात सुनो, गवर्नमेंट ने रेंज बता दी फॉर एग्जाम्पल कि यार जो पॉवर्टी लाइन की रेंज है ना वो 40,000 है, आपकी इनकम है 35,000, तो बेटा आप एब्सोल्युटली पुअर है, आपका बिल्कुल ही जो है ना मामला ही खराब होएगा। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने इनकम दी हुई है 40,000, जो बेंच मार्क है 40,000 है, आप कमाते हैं 50,000, तो आप पॉवर्टी लाइन के तो ऊपर हो। बट जो बंदा 60,000 रुपए कमा रहा है, 70,000 रुपए कमा रहा है, उनसे कंपैरेटिवली कम कमा रहे हो ना, तो आप रिलेटिवली पुअर हो जाएंगे। समझ में आती है बेटा बात? कोई मसला? चलो आ गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Consider whether table 1.1 supports the conclusion that greater inequality of income is linked to poor literacy ratios of females to males and leads to greater poverty. कहता है मुझे एक बात ये बताएं, जो टेबल 1.1 है उसके अंदर क्या ऐसी चीज हमें नजर आती है, ऐसा कंक्लूजन हमें नजर आता है जो कहता है कि यार आपके पास ग्रेटर इनइक्वालिटी ऑफ इनकम सिर्फ तब होती है, या फिर उसका लिंक जो है वो लिटरेसी रेशियोज के साथ और पॉवर्टी के साथ लिंक चल रहा है। ठीक है, कंसिडर वेदर टेबल 1.1 सपोर्ट्स द कंक्लूजन दैट ग्रेटर इनइक्वालिटी ऑफ इनकम इज लिंक्ड टू पुअर लिटरेसी रेशियोज टू ऑफ मेल टू फीमेल एंड लीड्स टू ग्रेटर पॉवर्टी, और इससे गुर्बत भी आती है। ठीक है, तो दो तीन बातें हमने यहाँ पे देखनी है। क्या इनकम इनइक्वालिटी पुअर लिटरेसी रेशियो की वजह से आती है, और क्या ये फर्दर आगे जाके गुर्बत पैदा करेगा? तो बेटा हमने जरा टेबल को वापस से स्टडी करना है, हमने इसका ट्रेंड देखना है, तो बड़े गौर से टेबल को देखिएगा। पहले मैं जरा ना हाईएस्ट और लोवेस्ट सबके पॉइंट आउट कर लेता हूं कि इन तीनों कॉलम्स में से हाईएस्ट वाला कॉलम किसका है और लोवेस्ट वाला कॉलम किसका है। तो बेटा जीनी कोफिशिएंट जितना ग्रेटर देन जीरो है या जितना क्लोजर टू वन है, उधर उतनी ज्यादा अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, ये बात आपको थ्योरेटिकली पता है। सबसे ज्यादा क्लोजर टू वन हम लोग जीनी कोफिशिएंट में कहाँ है? ब्राजील पे। तो बेटा सबसे ज्यादा खतरनाक अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम किधर हो रही है? ब्राजील में हो रही है। सही है, ब्राजील में सबसे ज्यादा हो रही है। और सबसे कम कहाँ है? पाकिस्तान में। सबसे कम किधर है? पाकिस्तान में। ठीक है, मैं ये चीजें मिटा देता हूँ जरा। सबसे कम कहाँ पे बेटा? पाकिस्तान में। तो देखने में ऐसा लग रहा है सबसे ज्यादा अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ब्राजील में है, सबसे कम अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन पाकिस्तान में। सही है, ये बात हमारे पास एक क्लियर हो गई। अच्छा, लिटरेसी रेशो को देख लेने जरा। सबसे ज्यादा अच्छा लिटरेसी रेशो किसका है? ब्राजील का। सबसे ज्यादा अच्छा किसका है? ब्राजील का। और सबसे बुरा लिटरेसी रेशो किसका है? पाकिस्तान का, मेल टू फीमेल, कि यहाँ पे खवातीन बहुत कम एजुकेटेड होती हैं कंपैरेटिवली मेल के। सही है। अच्छा, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन, के कितने परसेंट लोग आपके बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं। सबसे अच्छा किसका रेशो है बेटा? सबसे अच्छा रेशो यहाँ पे है ब्राजील का। ठीक है, कि सिर्फ 4% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं। और सबसे बुरा रेशो किसका है यहाँ पे? इजिप्ट का, कि 32%, 32.5% लोग जो हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन यहाँ पे रह रहे हैं। समझ रहे हैं बात को? अच्छा, अब उसने कहा कि यार मुझे जरा लिंक शो करो कि यार जो लिटरेसी रेशो हमारे पास चल रहा है, लिटरेसी रेशो की वजह से हमारे पास अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, कम लिटरेसी रेशो होने की वजह से अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम भी ज्यादा हो रही है, और उसकी वजह से ज्यादा लोग जो हैं वो पॉवर्टी लाइन में रह रहे हैं, गुर्बत की तरफ जा रहे हैं। बेटा अब देखो, कहीं भी हमारे पास एक बेसिक ट्रेंड नहीं बन रहा। ब्राजील में जीनी कोफिशिएंट सबसे ज्यादा है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है, लेकिन सबसे ज्यादा खवातीन भी यहीं पे पढ़ रही है। पाकिस्तान में अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन सबसे कम है, लेकिन सबसे कम खवातीन पाकिस्तान में पढ़ती हैं। ठीक है, गुर्बत ब्राजील में सबसे कम है, बिलो पॉवर्टी लाइन बहुत कम लोग बैठे हुए हैं। गुर्बत सबसे ज्यादा इजिप्ट में है, हालांकि इजिप्ट का तो कोई लिंक भी नहीं है यहाँ पे। इजिप्ट में तो खवातीन भी ज्यादा है। भाई इजिप्ट में तो खवातीन भी ज्यादा है ना, पाकिस्तान के मुकाबले में इजिप्ट में ज्यादा खवातीन पढ़ रही हैं। तो बेटा अगर ट्रेंड को देखा जाए, ट्रेंड को नोटिस किया जाए, उसूलन क्या होना चाहिए था कि पॉवर्टी लाइन पाकिस्तान की ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन ज्यादा किसकी है? इजिप्ट की। तो हमें इस टेबल को देखते हुए एज सच कोई अपेरेंट लिंक नजर नहीं आता कि भाई लिटरेसी रेट में, जीनी कोफिशिएंट में और परसेंटेज लिविंग इन पॉवर्टी में कोई पॉजिटिव या कोई नेगेटिव रिलेशनशिप चल रहा है। यहां तक कोई मसले वाली बात तो नहीं है। सही है, एक मार्क आपको यहां पे मिला जहां पे आपने बता दिया कि भाई देयर इज नो अपेरेंट लिंक शोन इन द टेबल। अब उसको एक्सप्लेन करना है आपने कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। अब उसको बताओ कि यार देखो तुम्हारे पास लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा ब्राजील में है, मेल और फीमेल दोनों साथ में पढ़ रहे हैं, रेशो ऑलमोस्ट बराबर है। तुमने ऊपर बताया था कि सबसे ज्यादा मसला इनकम इनइक्वालिटी का क्यों आ रहा था, क्योंकि मेल और फीमेल साथ नहीं पढ़ते, मतलब फीमेल कम पढ़ती हैं और मेल ज्यादा पढ़ते हैं, इस वजह से इनकम इनइक्वालिटी आई थी। तुमने ये बात यहाँ पे लिख के दी है ना मुझे। तो भाई अगर एक ऐसी कंट्री जहां पर बराबर बराबर पढ़ रहे हैं तो उनका तो जीनी कोफिशिएंट काफी कम होना चाहिए, तुमने ज्यादा लिखा हुआ है। अब रीजंस बता रहे हैं आप।
अच्छा, फिर तुमने कहा था कि यार वो कंट्री जिसमें ये प्रॉब्लम रहेगी मेल और फीमेल की एजुकेशन वाली, उसका जीनी कोएफिशिएंट सबसे ज्यादा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो उलट केस चल रहा है। बताएं, आप उसको डेटा के साथ लिंक करके बताएं, ठीक है। फिर आप बताएं जी। हाँ चलो, एक बात हमें समझ आती है कि जब आप पढ़े लिखे होंगे, एजुकेटेड होंगे, तो आप काम करेंगे, आप सरवाइव कर लेंगे, आप नौकरी वगैरह कहीं ना कहीं ढूंढ लेंगे। तो आपकी पॉवर्टी लाइन ठीक है, कम होनी चाहिए। लेकिन इजिप्ट का लिटरेसी रेट पाकिस्तान से ज्यादा है। तो उसूलन इजिप्ट में नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन शुड बी लोअर देन पाकिस्तान, लेकिन यहाँ पे साला उलट केस चल रहा है। पाकिस्तान में लिटरेसी रेट इजिप्ट के मुकाबले में कम है, लेकिन गुर्बत पाकिस्तान में कम है और इजिप्ट में गुर्बत जो है वो ज्यादा है। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? अब सवाल ये आता है कि सर हम लोग और क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, आप और क्या बता सकते हो बेटा? आप रिलेटिव पॉवर्टी की बात कर सकते हैं। रिलेटिव पॉवर्टी में आप ये बात कर सकते हैं कि भाई देखो, ये जो केस आपने दिया हुआ है ना बिलो पॉवर्टी लाइन, ये किसका है? एब्सोल्यूट पॉवर्टी। हाँ, अगर आप हमें और इन्फॉर्मेशन देते, हमें अगर आप और लोगों के बारे में बताते, तो हम रिलेटिव पॉवर्टी का भी आपको डिस्कस करके बता सकते थे, लेकिन आपने वो केस ही नहीं दिया हुआ। ये आप एग्जाम में लिखेंगे, समझे? कैन देयर बी लिंक बिटवीन जीनी कोएफिशिएंट एंड लिटरेसी रेट? बेटा देखो, लिंक तो हो सकता है, लेकिन यहाँ पे वो लिंक नजर नहीं आ रहा ना सही से। हमने क्या रूल पढ़ा हुआ है कि जितना पढ़ा लिखा बंदा होगा, और उसूल है, ये दुनिया का उसूल है यार, इसमें कोई रूल वाली बात नहीं है। जितना पढ़ा लिखा बंदा होगा उसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी उतनी ज्यादा खुल जाती है। जितना बंदा पढ़ा लिखा होगा उतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज खुलनी चाहिए, बट यहाँ पे नहीं हो रहा ना ऐसा। यहाँ पर कम पढ़े लिखे हैं लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, ठीक है। सर पॉपुलेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है, हाँ वो पॉइंट भी आप लिख सकते हैं। सो दिस मीन्स देयर आर फैक्टर्स टू कंसिडर टू, लाइक चीपर एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। यस, कि भाई हो सकता है जो एजुकेशन यहाँ पे मिल रही है वो बहुत गंदी एजुकेशन है, खराब एजुकेशन है। सर अब पाकिस्तान में होता है भाई, बच्चा खुद कुछ पढ़ रहा है, उसके पेपर इंटर मैट्रिक में होते जा रहे हैं, कोई दूसरा बंदा दे रहा है। समझे? तो ये कुछ प्रॉब्लम्स आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात है बेटा? क्लियर हो गई है सारी कहानी? आगे बात करते हैं भाई। यूज वन एग्जाम्पल ऑफ अ सप्लाई साइड पॉलिसी एंड वन एग्जाम्पल ऑफ अ फिस्कल पॉलिसी टू assess how a government might be able to achieve greater equality in distribution of income। कहता है जी मुझे एक सप्लाई साइड पॉलिसी बता दें, एक मुझे फिस्कल पॉलिसी बता दें, और आप मुझे ये बता दें कि किस तरह हम इनको यूज कर सकते हैं टू रिड्यूस इनकम इनइक्वालिटी। अगर बेटा इनकम इनइक्वालिटी कम करनी है और सप्लाई साइड पॉलिसी वो आपसे पूछ रहा है ना, तो मेरे हिसाब से सबसे जो इजीएस्ट तरीका है वो है कि आप वर्कर्स को ट्रेन कर दो। वर्कर्स को आप ट्रेन करेंगे, उनको आप एजुकेट करेंगे, उनको आप स्किल्स देंगे, तो उससे आपकी स्किल्स बढ़ेंगी, ऑक्यूपेशनल जियोग्राफिकल मोबिलिटी आपकी बढ़ेगी। जब ऑक्यूपेशनल जियोग्राफिकल मोबिलिटी आपकी बढ़ेगी तो वो मल्टीपल काम कर सकते हैं, मल्टीपल जगहों पे जा सकते हैं, ठीक है, मल्टीपल चीज़ों को देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप पॉइंट को डेवलप कर सकते हैं। हाउ एवर इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, मेहनत लगती है, टाइम लगता है। वन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी में एक एग्जाम्पल आप क्या लिख सकते हैं बेटा? इंक्रीज डायरेक्ट टैक्सेस, इंक्रीज डायरेक्ट टैक्सेस या प्रोग्रेसिव टैक्स, या फिर प्रोग्रेसिव टैक्स। सर इससे क्या होगा बेटा? जब आप प्रोग्रेसिव टैक्सेस बढ़ाएंगे, आप डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाएंगे, गवर्नमेंट के पास इनकम जनरेट होगी। द सेम अमाउंट दैट इज जनरेटेड थ्रू टैक्स कैन बी स्पेंड बाय गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफर पेमेंट, मींस टेस्टेड या फिर यूनिवर्सल बेनिफिट्स, which can be used to help poor, provide them unemployment benefits, provide them pensions, and provide them क्या बोलते हैं उसको, disability benefits, ठीक है। However, increase in direct tax will reduce spending power of consumers. As a result, they will stop spending more and they'll spend they as a result they will spend less, resulting in a decrease in consumption, leading to a fall in aggregate demand. This fall in aggregate demand will result in further poor performance of economy. As a result, production will fall, विच विल क्रिएट अनएम्प्लॉयमेंट इन इकोनॉमी। समझ रहे हैं बात को? तो बेटा इस तरीके से डेवलप आपने करना है अपना पॉइंट। डिक्रीज, हाँ बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जॉब अवेलेबिलिटी भी तो होनी चाहिए सप्लाई साइड में। तो बेटा वही तो बात है ना, जब तक ट्रेनिंग, अगर जॉब अवेलेबिलिटी है बट मुझे वो स्किल ही नहीं आता, तो मैं क्या करूंगा?
इतना वो ना करें, ड्रैग ना करें पॉइंट को, सीधा सीधा पॉइंट लिखें यहाँ पे। तो बेटा यहाँ पे आपको मिलेंगे 6 मार्क। बेनिफिट ड्रॉबैक, बेनिफिट ड्रॉबैक, खत्म। 6 मार्क आपको यहाँ पे मिले, एक एक बेनिफिट एक एक ड्रॉबैक। एंड में आपने देनी है कंक्लूजन। अब देखो कंक्लूजन आप दोगे केस के बेसिस पे। अब केस में मुझे जो बातें नजर आ रही हैं वो ये है, एक तो इनकम इनइक्वालिटी किसकी वजह से, क्योंकि फीमेल को एजुकेशन नहीं मिलती, तो यहां पर पॉइंट चला गया सप्लाई के फेवर में, ट्रेनिंग एजुकेशन के फेवर में, ठीक है। अच्छा, और क्या पॉइंटर्स यहाँ पे लिखे हुए? इकोनॉमिक ग्रोथ का एक फैक्टर है, गवर्नमेंट पॉलिसीज और ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड्स का एक फैक्टर है, तो ये तो देखो जनरल बात है। अच्छा, तो एक पॉइंट मुझे ये मिला है, और एक पॉइंट मुझे यहां से मैं उठा सकता हूं, तो देखें मेरे हिसाब से सप्लाई साइड पॉलिसी इज बेटर। ठीक है, क्यों बेटर है? क्योंकि आपका जो मेन फसाद की जड़ है वो वही है कि फीमेल एजुकेशन आपको नहीं मिल पा रही सही तरीके से। या फिर जो इस सबसे इजीएस्ट तरीका है यहाँ पे लिखने का, आप बोल सकते हैं कि भाई अ मिक्स ऑफ पॉलिसी शुड बी यूज्ड। सही है, अ मिक्स ऑफ पॉलिसी शुड बी यूज। देखो मैं आपको इवैल्यूएशन और कंक्लूजन में फर्क बताता हूँ। इवैल्यूएशन और कंक्लूजन में देखें फर्क क्या है। जब हम लोग अपने एनालिसिस कर रहे होते हैं ना, मैंने लिखा जी सप्लाई साइड ट्रेनिंग का ये बेनिफिट है, ट्रेनिंग का ये ड्रॉबैक, फिजिकल का डायरेक्ट टैक्सेस कम करने का ये बेनिफिट है, ये ड्रॉबैक है, ये इवैल्यूएशन नहीं है। ये इवैल्यूएशन नहीं है कि आप अपने ही पॉइंट का ड्रॉबैक लिख रहे हैं, ये डेवलपमेंट है, ये एनालिसिस। सही है। अब जैसे भाई फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल देता हूं, अपने पास कौन कौन बच्चा बैठा हुआ है, लेट्स से अब्दुल कवि और मोहम्मद। सही है, मैं कहता हूं जी अब्दुल कवि के अंदर ये खूबियां ये खामियां हैं, ये एनालिसिस है। मोहम्मद में ये खूबियां ये खामियां हैं, ये एनालिसिस है। जब मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा कि ऐसी क्या बातें हैं जिसमें अब्दुल कवि मोहम्मद से बेहतर है, और ऐसी क्या बातें हैं जिसमें मोहम्मद अब्दुल कवि से बेहतर है, बेटा ये इवैल्यूएशन हो। जब आप पॉलिसी के पर्सनल बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स लिखते हैं, व्हेन यू आर स्पेसिफिक टू पॉलिसी अलोन, वो एनालिसिस है। समझे, वो एनालिसिस है, उसके अंदर इवैल्यूएशन नहीं आती। बट व्हेन वी कंपेयर द पॉलिसीज, वो इवैल्यूएशन। अब जैसे मैंने कहा जी ट्रेनिंग से आपकी फीमेल वाला मसला खत्म हो जाएगा, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है, ये एनालिसिस है, ये उसका अपना पर्सनल बेनिफिट और ड्रॉबैक है। टैक्सेस आप जो हैं वो कम करेंगे तो गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा, बेनिफिट आ गया, लेकिन उससे एग्रीगेट डिमांड कम होगी, जीडीपी वगैरह गिरेगा, ये उसका अपना ड्रॉबैक है। अब कंपेयर करो, मुल्क में क्या मसला चल रहा है, फीमेल का मसला चल रहा है, उनको एजुकेशन नहीं मिल पा रही, इसकी वजह से जीनी कोफिशिएंट बढ़ता जा रहा है। तो हमें कौन सी पॉलिसी यूज करनी चाहिए? मेरे हिसाब से सप्लाई साइड यूज कर लो। सही है। या अगर मिक्स ऑफ पॉलिसीज लेके चलनी है तो आप बोलेंगे ये सप्लाई साइड यूज करें ताकि फीमेल की एजुकेशन का मसला हल हो जाए, और एग्रीगेट डिमांड की तरफ जाएं, फिजिकल पॉलिसी लगाएं एक्सपेंशनरी ताकि जॉब क्रिएशन हो। समझे? तो बेटा ये गेम होता है इवैल्यूएशन का। आप लोगों को मेरी बात समझ आई है? सर कंपैरिजन में डिफरेंट पॉइंट होना चाहिए, कोशिश करेंगे डिफरेंट हो, बताएं कि भाई क्यों ये इससे बेहतर है या क्यों इससे बेहतर नहीं है। सेम पॉइंट नहीं, सेम पॉइंट कोशिश करें ना करें। हाँ, अगर कोई पॉइंट जहन में नहीं आ रहा तो एक आध पॉइंट आप सेम कर सकते हैं। समझ गए बात को, लेकिन बेहतर ये है कि आप बिल्कुल ही सेपरेट पॉइंट लिखें। डन हो गया बेटा? 8 मार्कर इन डेटा रिस्पॉन्स। पॉलिसी 1 बेनिफिट ड्रॉबैक, पॉलिसी 2 बेनिफिट ड्रॉबैक, कंपेयरिंग बोथ विच इज बेटर। वेरी गुड, एक्सीलेंट। सेट है। चलें जी, आज के लिए इतना ही रख रहे हैं बेटा। अल्लाह हाफिज।